आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता क्या है और इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसको समझेंगे। इंट्रो लेंगे, सबसे पहले तो इंट्रो लेंगे। इंट्रो लेने के बाद इसके कुछ मुख्य परिकल्पनाएं यानी कि कुछ बिंदु हैं उसको समझेंगे और फिर आगे को कंटिन्यू करेंगे। आपकी सीमाएं को, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। आप यकीन मानिए ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, न केवल एक यूनिवर्सिटी में बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें क्वेश्चन बनाती हैं और डायरेक्टली एक ही प्रश्न बार बार पूछा गया है। उस प्रश्न को अगर आपको बताऊं तो प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख बिंदु तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। एक तो उसके प्रमुख बिंदु को पूछा गया है, प्रमुख बिंदु, ठीक है, और दूसरा पूछा गया है उसका जो सीमाएं हैं उसको पूछा गया है। ठीक है, तो यह दो टॉपिक इस जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इसमें बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसको आपको कवर करना है। तो हम आज डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों बातों पे। आगे को हम जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे टेट्राहेड्रल में कैसे होता है उसको देखेंगे। टेट्राहेड्रल में कैसा होता है आपका स्प्लिटिंग उसको देखेंगे। फिर स्क्वायर प्लेनर में आगे को देखेंगे। ठीक है, इनके लिए वीडियो सेपरेटली बनेगा, धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, आपको रोज़ वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे को कंटिन्यू करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता क्या है? देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता क्या है इसको समझना है, तो इसको समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि यह स्प्लिटिंग किन में होता है। यह सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो यह कॉम्प्लेक्सेस में होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सर कॉम्प्लेक्स आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? यह संक्रमण धातु संकुल होते हैं जो कि मेटल और लिगेंड से मिलकर बने हुए कोई जटिल संरचना वाले कोई यौगिक होते हैं। ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, बस सिंपल आपको इंट्रो दे रहे हैं। इसमें जो है कोई मेटल होता है जिसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ रहता है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तो इस कॉम्प्लेक्स के बनने समय एक फिनोमिना जनरेट होता है, एक घटना उत्पन्न होता है जिसे बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें थोड़ा और देख लीजिए। इस कॉम्प्लेक्स में आपने कहा एक मेटल होता है और कई सारे लिगेंड्स होते हैं। यहाँ पर एक मेटल के स्थान पर कई मेटल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम मेटल की बात करें तो ये जनरली होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप जानते हैं कि इनके 5 ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलते हैं संयोजी कोष में। वह क्या होते हैं? यह 5 ऑर्बिटल्स इस प्रकार से शो किए जाते हैं, जिसमें पहला है DXY, दूसरा है DYZ, तीसरा है DXZ और चौथा है DX² माइनस Y² और पांचवा है DZ²। यह आपका बेसिक था, आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक और चीज़ ध्यान दीजिए, लिगेंड भी हमने कहा है जिसे L से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यह लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में या फिर यह नेगेटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अधिकांश जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें देखा गया है कि जो आपका लिगेंड होता है ना, वह नेगेटिवली चार्ज होता है या फिर वह न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले बहुत कम देखे गए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ही याद रखेंगे आप लिगेंड के बारे में, कि इनके पास कोई नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होते हैं, और मेटल तो एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यह जो लिगेंड है वह मेटल से अप्रोच होना चाहता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेटल होते हैं डी ब्लॉक के वे कई सारे वैलेंसीज रखते हैं, इसलिए 1 2 3 4 ऐसे कई सारे जो लिगेंड्स हैं अपने साथ बांध लेते हैं, उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलिए देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स एज्यूम करना है जिसके साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं इस तरह से। ठीक है, ये 6 लिगेंड हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, यह सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, और आपको पता होना चाहिए कि 6 लिगेंड जुड़े हैं मतलब यह ऑक्टाहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि यह सेंट्रल मेटल है और इस सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑर्बिटल्स हैं उसे यहाँ पर शो किया गया है।
ठीक है। तो ये हो गए सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल्स, जो कि 5 ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें dxy, xz, yz, dx² - y² dz², अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया है ना। और यह उसकी एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, इसलिए इसे थोड़ा ऊपर दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप गैप देख पा रहे हैं, है ना। तो इतना आपको कर लेना है, आप इतना ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात और समझिए, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस मेटल के साथ लिगेंड अप्रोच करेंगे, इसके नज़दीक में आएंगे। अभी तो नहीं थे नज़दीक में, तो ऐसा आपने ड्रॉ किया है, लेकिन अब जो है लिगेंड आपके नज़दीक आता जा रहा है, नज़दीक आता जा रहा है। तब क्या होगा, इस मेटल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, और लिगेंड तो चूंकि हमने कहा कि नेगेटिव चार्ज होंगे या फिर लोन पेयर होंगे, या बहुत रेयरली देखा गया है पॉजिटिव चार्ज, तो उसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करेंगे और वो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, भरे हुए हैं। तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होगा। अब जब रिपल्शन होगा तो ये इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वह इंक्रीज हो जाती है। अब यह थोड़ा नज़दीक आएगा तो क्या होगा, यह जब थोड़ा नज़दीक आएगा तो इसकी एनर्जी थोड़ा इंक्रीज होगा। इस तरह से शो करेंगे उसको, है ना। तो यह इतना आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पर भी 5 ऑर्बिटल आपको इस तरह से डॉट डॉट करते हुए ऊपर चढ़ा के दिखा देना है, जैसा कि इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर इस तरह से डॉट डॉट रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद यह जो लिगेंड है, मान के चलते हैं कि आपके बॉन्ड बनाने के लिए बहुत नज़दीक आ चुका है या बॉन्ड बना रहा है, तब क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और कुछ जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो लिगेंड के सामने में आते हैं, तो उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब रिपल्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रहा है, और एनर्जी बढ़ रहा है तो उसको हम ऊपर दिखा रहे हैं। माना कि वह 2 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ रहा है और उसको हम नेमिंग दे रहे हैं ईजी। याद रखेंगे, ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। आप जितना भी पढ़ेंगे, चाहे ऑक्टाहेड्रल पढ़ेंगे, चाहे आप टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे, उन सभी चीज़ों में उन सभी जो टॉपिक्स हैं वो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको याद रहना चाहिए कि कैसे स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हायर एनर्जी में एक ऑर्बिटल्स आपको मिला, 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स आपको मिल गए। अब आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी एनर्जी आपको कम देखने को मिलेगी, यहाँ पर उसको शो किया गया है। तो 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इसमें कम शो किया गया है। यह ज़रूरी नहीं है, देखिए कि यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटल्स हैं T2G से रिप्रेजेंट किया गया है, यह नीचे में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। यह ऑक्टाहेड्रल के केस में होता है। टेट्राहेड्रल के केस में यह जो केस है, यानी कि जो T2G है वो ऊपर चला जाता है टेट्रा। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो सीरीज़ आगे इसके लिए आएँगे जिसमें हम इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। तो इस तरह से जो है इंक्रीज होता है एनर्जी, जिसके कारण यह जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स थे, 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो गए। तो इसी फिनोमिना को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो इसको पूरा का पूरा थ्योरी में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, उसके बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में हम कोशिश करेंगे आपके जवाब का आंसर देने का। चलिए हम देखते हैं थ्योरी को समझा देते हैं, जिससे आप डायरेक्टली अपने एग्जाम में अप्लाई करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैथे ने 1929 में किया, और एक और वैज्ञानिक थे J.H. वान ब्लैक, ठीक है। तो इन्होंने 1932 में आयनिक क्रिस्टल में अध्ययन के लिए इसका प्रतिपादन किया था। इसी कारण जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसका नाम पड़ा है। अब चूंकि इन्होंने आयनिक क्रिस्टलों के अध्ययन के लिए यह जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसे आप हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन सिद्धांत, ठीक है। तो यही आपका सिद्धांत है। अब इसके बारे में कुछ और भी जानकारी दी है, जैसे आर्गल नामक वैज्ञानिक हैं, तो इन्होंने 1952 में इस क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का जो उपयोग है वह कॉम्प्लेक्स में, जिसे आप संकुल कहते हैं, धातु लिगेंड बंधन की प्रकृति को समझाने के लिए उपयोग किया। किन्होंने, आर्गल ने 1952 में मेटल और लिगेंड के मध्य, यानी कि धातु और लिगेंड के मध्य बंधन की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको समझाने के लिए इसका उपयोग किया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो संकुल होते हैं, इस संकुल में धातु आयन और आपके जो लिगेंड हैं उनके मध्य पाया जाने वाला आकर्षण बल क्या मिला, स्थिर वैद्युत या आयनिक बल के नाम से जिसे आप जानते हैं वह होता है।
अब थोड़ा सा सिंपली इसको डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं। एच बैथे के द्वारा दिया गया है, ठीक है, जिसमें मॉडिफिकेशन वान लेक के द्वारा किया गया है, JH1 ब्लैक, ठीक है। और हमने क्या देखा कि यह चूंकि क्रिस्टल का अध्ययन करने के लिए दिया गया था, इसलिए इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। और क्या हमने देखा कि एक और वैज्ञानिक आते हैं ऑर्गल, तो इन्होंने इस थ्योरी का इस्तेमाल किया किस लिए, आपके जो संकुल धातु है, कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में हमने अभी इंट्रो में आपको बताया था, तो इस कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड, इन दोनों के मध्य का जो बंध आपको देखने को मिल रहा है, इसी के बारे में इस वैज्ञानिक ने बताने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया है, ठीक है। बस इतना ही चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, इतना आप कर लेंगे, ठीक है। आगे को कंटिन्यू करते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड बिंदु आवेश या बिंदु द्विध्रुव होता है। लिगेंड को यहाँ पर बोला है बिंदु आवेश या बिंदु द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। द्विध्रुव जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे आपका वाटर हो गया है ना, HOH यानी कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज वाला है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और यह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इस तरह से पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज वाले जो स्पीसीज होंगे उन्हें ही द्विध्रुव कहा जाता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं आपके जो लिगेंड होते हैं वह, ठीक है। तो यह तो हमने आपको बताया लिगेंड के बारे में कि भैया जो आपके लिगेंड है वह बिंदु द्विध्रुव के नाम से भी जाने जाते हैं। अब यहाँ पर बिंदु आवेश क्यों बोला है उसे यहाँ पर हम आगे को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया होगा धातु आयन के आसपास सममित व्यवस्था में धातु आयन पर विद्युतीय विभव क्षेत्र का निर्माण करते हैं जो कि केंद्रीय धातु आयन के ऑर्बिटलों पर प्रतिकर्षण प्रभाव डालते हैं। जैसा कि हमने कहा कि मेटल है और मेटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऑर्बिटल में, और लिगेंड है, लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच जिसमें नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होते हैं, और यह जब नज़दीक में आते हैं तो रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण के फलस्वरूप एनर्जी इंक्रीज होती है और डी ऑर्बिटल्स 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाता है, इसी को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इतने में। हम आगे देखते हैं इसके प्रमुख विशेषताएं और मुख्य बिंदु। धातु संकुलों में जो केंद्रीय धातु आयन होता है वह धन आयन होता है। हम जानते हैं मेटल जो है पॉजिटिव चार्ज वाले होते ही हैं, तो हम इसको मान लेंगे कि भैया पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो कई सारे वैलेंसी शो करते हैं, +2, 3+, 4+, 5+, 7+, तो इतने तक के वैलेंसी शो करता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि मॉलिब्डेनम के लिए यह सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करता है, ठीक है। इतना चीज़ें तो आपको क्लियर है। अगर आपको नहीं पता है कि संक्रमण धातु संकुलों में कितना कितना जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं पाए जाते हैं, तो उसके लिए हम आपका सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चलिए हम इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर पता लग गया है कि धन आयन होता है। आगे बढ़ते हैं, जिसके रिक्त कक्षकों के लिगेंड इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। लिगेंड जो है इन रिक्त कक्षकों को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। अब जब भी मेटल का खाली रहेगा ऑर्बिटल तो उसमें लिगेंड आ रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो इसमें फिल करेगा, खाली रहेगा उसमें, तो वही चीज़ तो इसमें बोला गया है ना। तो इतना हो गया आपका, हमने जो फर्स्ट वाला है आपका ये कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लिगेंड पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन जोड़ा होने के कारण इसे बिंदु आवेश के रूप में माना जाता है। तो 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर हो गए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, कक्षकों की अपेक्षित ऊर्जाएं सदैव समान नहीं होती हैं, यह भिन्न लिगेंड के लिए भिन्न होती हैं। जैसे आपके आ रहे हैं मेटल के नज़दीक में लिगेंड, तो यह जो आपका स्प्लिटिंग हो रहा है तो यह ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा, यानी ज़्यादा दूर दूर में चला जाएगा यह ऑर्बिटल्स, या नज़दीक में होगा ऑर्बिटल्स। यह अलग अलग लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसी को बोला गया है कि अपेक्षित ऊर्जाएं सदैव समान नहीं होती हैं। इसकी ऊर्जा एकदम फिक्स नहीं होता है, हर लिगेंड के लिए अलग अलग होता है, यही चीज़ कहा गया है। अब केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड में विपरीत आवेश होने के कारण दोनों के मध्य आयनिक बंध कार्य करने लगता है।
तो यही जो है आपके ऑर्गन ने भी बताया था, अभी-अभी हमने उसके बारे में भी बात किया था। तो स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 5वां पॉइंट क्या बोला है, जटिल यौगिकों के स्पेक्ट्रा विभिन्न डी कक्षकों के विभिन्न ऊर्जाओं के मध्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के आधार पर समझाए जा सकते हैं। यानी कि जटिल यौगिक यानी कि संक्रमण धातु या फिर जिसे आप कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं आपको, उस स्पेक्ट्रा की व्याख्या आपका यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर देता है। इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया था वीबीटी, यह इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं, जो संक्रमण धातु हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हैं, इन तीनों ही नाम से जाना जाता है। यह आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर, आप सिंपली कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स में होने वाला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के द्वारा इसमें पाए जाने वाले स्पेक्ट्रा की व्याख्या की जा सकती है, समझाया जा सकता है। तो 5वां भी हो गया। अब 6वां देखते हैं, लिगेंड के ऋण आवेशित जो धन आयन हैं के संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। लिगेंड के ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आयन की संयोजकता के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि मेटल के इलेक्ट्रॉन को लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करते हैं, उसी को तो बोला गया है, जिससे कक्षकों की जो डीजेनरेसी वह समाप्त होकर यह कक्षक विभिन्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन उन डी कक्षकों में चले जाते हैं जो लिगेंड सीधे में नहीं होते हैं। तो यही चीज़ें हमने आपको समझाया था, आगे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे 7वां पॉइंट देखें, तो उपसहसंयोजी यौगिक व चुंबकीय गुण लिगेंड के द्वारा कक्षक के विस्फोटन यानी स्प्लिटिंग की मात्रा पर निर्भर करता है कि कितना चुंबकीय गुण होगा, वह इसी पर निर्भर करता है, स्प्लिटिंग पर, ठीक है? डी कक्षकों का विस्फोटन अधिक होने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाती है तथा चुंबकीय गुण भी कम हो जाता है। और 0.923 इसको छोड़िए, ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पर हम सीधे बात करेंगे सीमाएं, ठीक है? तो सीमा में क्या बोला गया है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हालांकि जटिल लवणों के निर्माण के समझाने में सफल रहा है, किंतु इसकी कुछ खामियां भी रहा है। उसी को बोला गया है विभिन्न लिगेंडों की अपेक्षित शक्ति के निर्धारण के आधार पर संतोषजनक नहीं रहा है। लिगेंड है उसके द्वारा कितना स्प्लिटिंग होगा, उस स्प्लिटिंग शक्ति का निर्धारण करने का जो आधार है उसको संतोषजनक नहीं बताया है, ठीक है? यह आप कर लेंगे। दूसरा चीज़ है, लिगेंड कक्षकों की अपेक्षा धातु कक्षकों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है। यानी लिगेंड के कक्षक पर तो विचार ही नहीं किया गया। हमने अभी आपको डिस्कस कराया, तो हमने क्या किया था, मेटल के डी ऑर्बिटल्स को लिए थे और सिंपली बोल दिया था कि लिगेंड आएगा भैया, इस पर अप्रोच करेगा, रिपल्शन होगा, 2 भागों में बटेगा। लेकिन लिगेंड भी तो कुछ ऑर्बिटल्स रखता है, उसकी भी तो एनर्जी परिवर्तित होती होगी, तो उसके बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। तो ये इसकी खामी हो गई। विभिन्न लिगेंडों की अपेक्षित शक्ति के निर्धारण के आधार संतोषजनक नहीं है। इतना चीज़ें आपको अपने एग्जाम में लिखना है। होप आपको समझ आया होगा यह पूरा वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कुछ जो कमियां नज़र आती हैं तो उसे आप बताइए, हम इम्प्रूव भी करेंगे, ठीक है? मिलते हैं एक नए वीडियो में। शेयर तो ज़रूर ही कर लीजिएगा ताकि हम आपको क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।